नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर जंक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे क्राउन के अधीन शासन की। क्राउन के अधीन शासन करने में हमने पहली कड़ी 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम लोगों को 1858 के आगे पढ़ना है, यानी कि वो कोई अधिनियम है, एक्ट को पढ़ना है जो 1858 के बाद आए हैं। उसके जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर लें, दिमाग में स्थायी कर लें ताकि आगे बढ़ सकें हम लोग। दोस्तों, हमने बताया था कि 1857 में क्रांति हुई, सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन का मतलब होता है कि सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथों में पहुंची और महारानी ने अपना चार्टर एक्ट भिजवाया। तमाम सारी परिवर्तन हुए, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए और ब्रिटेन में क्या क्या परिवर्तन हुए, या दोनों तरीके से हमने आपको परिवर्तन बताए थे। और जिन लोगों ने अब तक पिछला वीडियो ना देखा हो वो पिछला वीडियो जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि जे आज का टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप पीछे का पढ़ चुके होंगे। तो हम बता रहे थे आप लोगों को 1857 की क्रांति के बाद 1858 का चार्टर एक्ट आता है, यानी 1857 में जब कंपनी के अधीन भारत को मुक्त कर दिया जाता है और फिर क्राउन के अधीन भारत पहुंच जाता है, तो क्राउन अपनी व्यवस्था लागू करना चाहता है 1858 के चार्टर एक्ट के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। लेकिन जब वो भारत 1858 के तहत स्टार्ट करता है क्या शासन करना या व्यवस्था सेट करने की स्टार्टिंग करता है, तो क्राउन को कुछ दिनों के बाद ही समझ में आ जाता है, कुछ सालों बाद क्राउन को समझ में आ जाता है कि हमें भारत पर शासन करने के लिए भारतीयों की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक तरीका वो जो अंग्रेज सोचते थे या अंग्रेज जिस पे दिमाग लगा रहे थे, और एक वो तरीका जो हम लोगों को बताया जाता था। पहला तरीका है जो हम लोगों को बता दिया जाता था कि भारतीयों के लिए खुशी का माहौल रहे, घोषणा कर दी जाती है कि अब अंग्रेजों क्राउन का जो शासन चलेगा, यानी महारानी जो भी शासन करेंगी उसमें भारतीयों की भागीदारी भी शामिल होगी। इससे भारतीय खुश हो जाते हैं। जबकि क्राउन का या अंग्रेजों का वास्तविक उद्देश्य था कि भारतीयों पर राज करना है तो उनमें पहले फूट डालनी पड़ेगी। फूट डालने का मतलब है उन्हीं में से पहले किसी को अपना बनाना पड़ेगा। अपना बनाने का मतलब उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति तैयार करने होंगे जो अंग्रेजों के लिए काम करें, जो अंग्रेजी काम करें, ऐसे व्यक्ति तैयार करने होंगे। तो 1858 की क्रांति के बाद जैसे ही ब्रिटिश सरकार को यह महसूस हुआ कि भारत में शासन करने के लिए हमें भारतीयों की मदद लेना आवश्यक है, तो उनने लगातार 3 ऐसे अधिनियम बनाए जिसमें भारतीयों की भागीदारी को वो बढ़ाते चले गए। जैसे इन तीनों अधिनियम में 1861 का, 1892 का और 1909 का 3 भारतीय परिषद अधिनियम शामिल हैं। इन्हीं तीनों में से आज 1861 वाला पहला भारत परिषद अधिनियम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज का आप लोगों का टॉपिक होगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अभी तक हम लोग चार्टर एक्ट डालते आते थे, चार्टर डाल देते थे, कुछ और नाम हुआ करते थे वो डाल देते थे। अब इसमें हमने डाला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके नाम में भारत परिषद लिखा है। भारत परिषद क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोगों को पता है 1861 में एक 15 सदस्यीय निकाय का गठन हुआ था जिसको भारत परिषद कहा जा रहा था। अब उसी 15 सदस्यीय निकाय के लिए तो रेगुलेट करना है, तो उसके लिए जो भी अधिनियम भेजा जाएगा वो किसके लिए भेजा जाएगा? भारत परिषद के लिए, कि भारत परिषद ऐसा काम करे। तो भारत सचिव क्या होता है, भारत परिषद क्या होती है, जी हम आपको 1858 वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम शुरू करने से पहले हम लोग इसकी जरूरत और आवश्यकता पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है 1857 की क्रांति के बाद, जो इसलिए लिखवा रहे ताकि आप लोगों को हमेशा ही जब भी आप पढ़ने बैठे तो आपको पीछे की कहानी पूरी समझ में रहे, है ना। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार, अब ब्रिटिश कंपनी हम बहुत कम यूज करेंगे, ना के बराबर यूज होगी अब ब्रिटिश कंपनी। अब क्या यूज होगा? ब्रिटिश सरकार। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि भारत पर शासन या प्रशासन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, शासन या प्रशासन को स्थापित करने के लिए उन्हें, यानी ब्रिटिश सरकार को, उन्हें भारतीयों
की मदद लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि भारत प्रशासन या प्रशासन को स्थापित करने के लिए उन्हें भारतीयों की मदद लेनी पड़ेगी। लिखेंगे भारतीयों को अपनी व्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से 1861, 1892 और 1909 में 3 भारत परिषद अधिनियम भेजे गए। परिषद अधिनियम भेजे गए। कहाँ भेजे गए? भारत में। कितने भारतीय? पहले तो उन्हें महसूस हुई कि हमें भारतीयों की आवश्यकता पड़ेगी, और जब भारतीयों की आवश्यकता है तो भारतीयों को कैसे शामिल करें। तो पहले 1861 में उन्होंने कुछ प्रावधान रखे, भारतीयों को शामिल किया। 1892 में कुछ प्रावधान रखे, भारतीयों को शामिल किया। 1909 में कुछ प्रावधान रखे, उसमें भी भारतीयों को शामिल करने या भारतीयों की मदद लेने की कुछ व्यवस्था लागू की जाएगी। तो 3 आए हम लोगों के पास भारत परिषद अधिनियम, 1861 का, 1892 का, 1909 का। आज हम लोगों को पढ़ना है किसका? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे? लिखेंगे 1861 के अधिनियम की प्रमुख बातें, किसमें आखिर क्या क्या था, क्या क्या हुआ था, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या नई व्यवस्थाएं थी, क्या पुरानी समाप्त हुई थी। तो तमाम सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते। 1861 की अधिनियम की प्रमुख बातों में सबसे पहले बात तो आप लोगों को सबसे पहली महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। अभी इसके पहले आप लोग इतना दिमाग में रख लें, क्योंकि अब भारत में 2 बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं, एक जो ब्रिटेन में बैठा है और एक जो भारत में बैठा है। जो भारत में बैठा है उसको कहा जा रहा है क्या? गवर्नर जनरल। और जो ब्रिटेन में बैठा है उसको कहा जा रहा है भारत का राज्य सचिव या भारत सचिव। ठीक है, जी कहाँ बैठा है? जी ब्रिटेन में बैठा है। जी कहाँ है? भारत में। तो जो भारत में काम होगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? गवर्नर जनरल के थ्रू। और भारत में गवर्नर जनरल क्या काम करेगा, जो डिसाइड करके कौन भेजेगा? ब्रिटेन में बैठा हुआ भारत सचिव। ये इतनी चीज आप लोगों को दिमाग में बिल्कुल क्लियर तरीके से सेट कर लेनी है कि भारत ब्रिटेन में बैठा भारत सचिव अंग्रेज डिसाइड करेगा कि भारत में क्या करना है, और फिर भेजेगा गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल उसको पूरे भारत में लागू करेगा, उसको अप्लाई करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? 1861 के अधिनियम की प्रमुख बातों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है, इंपॉर्टेंट, हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह बात बहुत सारे पेपरों में पूछी जा चुकी है। तो लिखेंगे इसी अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के तहत। इसी अधिनियम के तहत भारत के वायसराय, क्योंकि 1858 के बाद गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगा था? वायसराय। भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। शक्ति प्रदान की गई। आपसे पेपर में कम से कम 10 पेपर में हम देख चुके हैं कि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई? 1861 के तहत। वर्तमान भारत की वर्तमान व्यवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस इंसान के पास है? जी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जो आज 2023 की स्थिति में भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, और अगर संविधान में उसका उल्लेख है तो किस आर्टिकल में उसका उल्लेख है? जी आप लोगों को कमेंट में बताना है। हम इतना आप लोगों को बता दे रहे हैं, अध्यादेश का मतलब ऐसा समझ लो कि अर्जेंट में लगाया गया कोई आदेश, जिसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि का मतलब कितने समय तक के लिए जो प्रभावी रहेगा? अवधि रहती है 6 माह। कोई अर्जेंट में कानून बनाना पड़े, ठीक है, उसे कहा जाता है अध्यादेश, जो 6 महीने तक लागू रहता है, और 6 महीने के बाद यदि
संसद क्या करती है, उसको क्या कर देती है, दोबारा से उस कानून को, भाई संसद उसको कानून के रूप में बना देती है, तो फिर हमेशा के लिए वो कानून बन जाएगा और 6 महीने तक उसको किस रूप में जाना जाएगा, अध्यादेश में। आप लोगों को कमेंट में बताना कि भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है और किस आर्टिकल में है। ठीक, तो आप लोगों को सिर्फ इतना है इसमें समझना है कि इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, यानी वायसराय अर्जेंट समय पर किसी भी तरह का कोई भी कानून बना सकता था, अर्जेंट, जिसकी जो कब तक लागू रहेगा, 6 माह। 6 माह में फिर विधान परिषद जो उस समय की थी, विधान परिषद उसको जिस तरीके से भी मैनेज करना चाहे या जिस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहे उस तरीके से उसको परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन 6 माह के लिए अध्यादेश या कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान कर दिया गया था, वायसराय को। इसके अलावा ऊपर का साफ करके हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो काम हुआ था, पहले इसको वायसराय के बारे में ही सारी चीजें हम लोगों को लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि यहां पर अब भारत का वायसराय ही सब कुछ होगा भारत के लिए। भारत के लिए भारत में सब कुछ कौन है, वायसराय। और भारत का या भारत के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से पक्ष कौन सा है, तो वो भारत सचिव वाला है। तो इसमें आप लोगों को अगला लिखना है, इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो होगी पहली बात। दूसरी बात के बारे में हम चर्चा करें तो आप लोगों को हमने बताया था कि 1773 में वायसराय की परिषद में सदस्य संख्या हुआ करती थी 4। 1784 में वायसराय की परिषद में सदस्य संख्या हो गई थी 3। 1833 में जैसे ही आप लोगों के लॉर्ड मैकाले आए थे, सदस्य संख्या हो गई थी 4। इनको 1853 में क्या किया गया था, स्थायी कर दिया गया था। और 1853 से लेकर 1853 के बाद 1857 की क्रांति हुई, 1858 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 1861 में वायसराय की जो परिषद है उसमें सदस्य संख्या बढ़ाकर 4 से कितनी कर दी गई थी, 5 कर दी गई थी। अगला पॉइंट आप लोगों को यही लिखना है, इस अधिनियम के द्वारा, ऐसे लिख लेंगे, इस अधिनियम को पढ़ते पढ़ते हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, पता ही नहीं रहता कि किस अधिनियम की बात चल रही। तो आप लोग इस तरीके से याद करने का भी थोड़ा सा तरीका सुधारेंगे कि 1861 के अधिनियम के तहत ही वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। अब आप बताएंगे कि भाई अभी तो हमने कहा था कि इसमें 1861 से क्या होगा, भारतीयों की भागीदारी बढ़ेगी। यहाँ तो भारतीय नहीं बढ़ रहे, सदस्य तो बढ़ा लेकिन वो भारत का नहीं बढ़ा, वो तो अंग्रेज बढ़ गया। तो भारतीय कहाँ शामिल होंगे, लिखेंगे इसी में लिखेंगे, साथ ही वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह विधि निर्माण मतलब कानून कोई बनाना है, कोई नई व्यवस्था लागू करनी है, विधि निर्माण में सहायता के लिए कुछ भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। कुछ भारतीयों की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। ये किसको शक्ति प्रदान कर दी गई, वायसराय को शक्ति प्रदान कर दी गई कि कुछ भारतीयों की नियुक्ति प्रदान कर सकता है। अब इन कुछ भारतीयों के बारे में आप लोगों को हम बता दें कि इन भारतीयों, कुछ भारतीय क्या हो सकते थे, कौन हो सकते थे। तो इनको जो कुछ भारतीय होंगे, इनकी जो अस्थायी नियुक्ति होगी, अस्थायी का मतलब चेंज होते रहेंगे, तो इनकी क्या थी, अस्थायी नियुक्ति होती थी। इन्हीं कुछ भारतीयों को क्या कहा जाने लगा था, विधान पार्षद कहा जाता था, विधान पार्षद कहा जाता था। कुछ भारतीयों की नियुक्ति की जा सकती थी, अस्थायी नियुक्ति होती थी, कुछ भारतीयों की अस्थायी नियुक्ति होती थी जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। इनकी संख्या भी डिसाइड कर दी गई कि न्यूनतम आप कितने, 6, अधिकतम ऐसे लिखेंगे। अभी हम नीचे वाले के साफ किए दे रहे हैं, फिर आपको लिखा रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि भारतीयों को शामिल करने की शक्ति किसको प्रदान कर दी गई,
कुछ भारतीयों को नियुक्त कर सकता था। ठीक है, शक्ति प्रदान कर दी गई। या आप लोग इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अर्थात, ऐसे लिखेंगे इसको, अर्थात भारत के वायसराय, भारत के वायसराय की परिषद की संरचना, परिषद की संरचना कुछ इस प्रकार होगी, संरचना कुछ इस प्रकार होगी। जे आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि किस प्रकार होगी, कि एक तो होगा आपका क्या, एक तो होगा वायसराय, एक क्या होगा आपका वायसराय, एक वायसराय होगा और 5 क्या होंगे कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी सदस्य प्लस कुछ क्या कर सकता था, कुछ अन्य सदस्यों की नियुक्ति, ऐसे लिख लें, अन्य सदस्यों, अन्य सदस्य की नियुक्ति भी कर सकता था। इन अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो न्यूनतम 6, अधिकतम 12। जी किसकी बात कर रहे हैं, वायसराय की परिषद की, ना कि हम भारत परिषद की। जब वायसराय परिषद भारत में रहेगी और भारत परिषद आपकी ब्रिटेन में बैठी होगी, तो एक वायसराय होगा, 5 कार्यकारी सदस्य होंगे। ठीक है, और कुछ अन्य सदस्य होंगे, कुछ लिख लेंगे यहाँ पर, कुछ अन्य सदस्य की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती थी, 6 और अधिकतम 12। लेकिन एक कंडीशन थी कि जितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, जितने सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उनमें से आधे भारतीय होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम कम से कम 6 सदस्य वायसराय क्या कर रहा, नियुक्त कर रहा, तो 6 में से 3 भारतीय होना जरूरी, 7 करेगा तो कम से कम 3, 8 करेगा तो 4, 9 करेगा तो 4, 10 करेगा तो 5, कम से कम आधे तो क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। जिस कंडीशन रखी गई कि वायसराय कुछ अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है, और अन्य सदस्यों को ऐसे लिखेंगे, हाँ कुछ अन्य सदस्यों की यहाँ पर आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि सहायता के लिए अतिरिक्त सदस्य लिखो, अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति। यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लेना, यहाँ पर क्या लिख लेना, अतिरिक्त सदस्य, अब ठीक रहेगा, अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात भारत के वायसराय की परिषद की संरचना कुछ इस प्रकार होगी, वायसराय एक होगा, 5 कार्यकारी सदस्य होंगे, कुछ अन्य सदस्य होंगे, कुछ अन्य सदस्यों में न्यूनतम संख्या इनकी 6 हो सकती है और अधिकतम कितने हो सकते थे, 12। अगर आप 6 कर रहे तो आधे 3 होने चाहिए भारतीय, 8 कर रहे तो 4 भारतीय होने चाहिए, 10 कर रहे तो 5 भारतीय होने चाहिए, 12 कर रहे तो 6 भारतीय होने चाहिए। तो कम से कम आधे सदस्य क्या होने चाहिए थे, भारतीय। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दें, जो आप लोगों के लिए हमेशा समस्या वाली बात रहती है कि जब 1 और 5 ये दोनों कहलाएंगे, मतलब वायसराय और उसके 5 कार्यकारी सदस्य को कहा जाता है वायसराय की कार्यकारी परिषद। इसको क्या कहा जाता है, कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में कौन कौन शामिल होता है, भारत का वायसराय और उसके कार्यकारी सदस्य 5 लोग। और जब यही व्यवस्था, नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ, जब यही व्यवस्था यानी कुछ अन्य सदस्यों को भी, यहाँ से जो कुछ अन्य सदस्य हैं इनको भी, और कार्यकारी सदस्यों को भी और वायसराय को भी, इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को ही मिला दिया जाए तो ये कहलाती है केंद्रीय परिषद या विधान परिषद लिख दें हम इसको, केंद्रीय नहीं लिखेंगे अभी, इसको क्या कहा जाता है, विधान परिषद। अलग पेन से लिखे दे रहा है जी, ग्रीन कलर का दिखेगा नहीं आप लोगों को। इसको क्या कहा जाता है, विधान परिषद। तो आप लोग इतना अंतर करना जरूर सीख जाएं, क्योंकि आपको बाकी लोगों से अलग बनाने वाली चीज़ें यही होती हैं। सब लोग रट लेंगे, वन लाइनर में तमाम सारी आप लोग देखेंगे
किताबों में लिखा होगा कार्यकारी परिषद में ऐसा परिवर्तन हुआ, विधान परिषद में ऐसा परिवर्तन हुआ, सबको पता भी होगा। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि कार्यकारी परिषद क्या है और विधान परिषद का वास्तव में मतलब क्या है या किससे तात्पर्य था उस समय, तो आप लोगों को बताने में आसानी रहेगी कि कार्यकारी परिषद में वायसराय और उसका कार्यकारी सदस्य ही शामिल होते थे, मतलब कम छोटी सी होती थी ये। और जो विधान परिषद होती है उसमें वायसराय और उसका कार्यकारी सदस्य यानी पूरी कार्यकारी परिषद तो शामिल होगी। साथ में कुछ विधि बनाने के लिए, किसके निर्माण के लिए, विधि के लिए ले रहे थे कुछ अतिरिक्त सदस्य, तो वो अतिरिक्त सदस्य भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए कार्यकारी में कुछ अतिरिक्त सदस्य जब शामिल हो जाएंगे तो उसको क्या कह दिया जाता है, विधान परिषद। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि विधान परिषद में कितने भारतीय शामिल हो सकते थे, तो संख्या तो उन्होंने न्यूनतम 6 अधिकतम 12 बताई थी, लेकिन इतना कह सकते थे कि आधे भारतीय होंगे। 1861 में पहली बार भारतीयों को शामिल करना था, भारतीयों को शामिल करने के लिए उन्होंने रास्ता भी खोल दिया, तो पहली बार किसी ना किसी भारतीय को तो उसमें शामिल किया होगा। तो अब अगली लाइन में हम लोगों को वही लिखना है कि भारत की विधान परिषद या उस समय की जो विधान परिषद थी, तो विधान परिषद में शामिल किए गए पहली बार भारतीय कौन कौन से थे विधान परिषद में। ठीक है, अभी हम विधान परिषद ही बोल रहे हैं, तो आप लोगों को आगे लिखना है। यहां तक का रहेगा, अभी आप लोगों को, फिर नीचे का हम साफ कर देंगे। आप लोगों को इसमें लिखना है मार्कर। अगला बिंदु आप लोग लिखेंगे, अगले बिंदु में लिखना है जो विधान पार्षद होते थे इनका कार्य क्या होता था, पहले तो यही लिख लो। विधान पार्षद जो होते थे इनका कार्य क्या होता था, मदद करना। इनका काम क्या होता था, मदद करना। ये कैसा आंसर कार्य हुआ, मदद करना। मदद काय में, विधि बनाने में, विधि बनाने में इनका काम क्या होता था, विधि बनाने में। लेकिन इनकी शक्तियां कैसी होती थी, सीमित होती थी। सिर्फ और सिर्फ इनसे सलाह ली जाती थी, उस चीज को मानना ना मानना परिषद के ऊपर, सिर्फ सलाह ली जाती थी। इनसे पूछा जाता था कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, तो वो बता देंगे नहीं ऐसा होता है, क्यों होता है ये पूछ लेंगे। अब क्यों होता है क्या होता है कि बाद का डिसीजन कौन लेगा, परिषद लेगी। इनकी शक्तियां सीमित होती थी, इनकी शक्ति सीमित होती थी, सीमित होती थी। विधान परिषद की मदद करना हुआ करता था, विधि बनाने की शक्ति थी, और इनकी जो शक्तियां हुआ विधि बनाने में मदद किया करते थे। लिखेंगे अगला बिंदु, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल होने वाले, लिखेंगे अतिरिक्त सदस्यों अस्थायी हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पहले इतना आप लोग नोट करें, फिर हम नीचे का साफ करके लिखना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए लिखेंगे आप लोग, इनकी शक्तियां सीमित होती थी। लिखेंगे 1862 में, 1861 के तहत 1862 में आप लोगों का वायसराय कौन हुआ करता था, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में तीन भारतीयों की, कितने भारतीयों की, 3 भारतीयों की नियुक्ति की। भाई क्योंकि 1861 में लिखा था कि भारतीयों की नियुक्ति करना है, कितने करेंगे, कम से कम आधे। और अगर मान के चलो भारतीय कितने नियुक्त हुए, 3 हैं, आधे तो कितने किए होंगे उसने, टोटल 6 किए होंगे। 6 किए होंगे तभी तो उसमें 3 क्या है, भारतीय हैं, है ना। तो 6 किए होंगे तो भारतीय हैं, तो भाई 6 जे हो गए, 5 कार्यकारी सदस्य हो गए और 1 क्या हो गया, वायसराय। तो टोटल कितने हो गए, 5 1 6 और 6 12। तो आप लोगों से पूछा जाता है भारत के केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी, तो 12 हुआ करती थी। उन 12 में से 1 वायसराय, 5 कार्यकारी सदस्य, 3 अंग्रेज हुआ करते थे और 3 कौन हुआ करते थे, भारतीय। और वो 3 भारतीय कौन कौन से थे, ये महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए। तो तीनों के नाम हम लिख के आपको बता रहे हैं। इसमें से जो 3 भारतीय थे वो कौन से थे, सबसे पहले हुआ करते थे आप लोगों के पटियाला के राजा, पटियाला के राजा। इनका नाम कम ही जगह मिलता है देखने को, इसलिए आप लोग सिर्फ इतना ही लिख लेंगे कि पटियाले के राजा। दूसरा हुआ करते थे, आप लोगों को इसमें लिखना है सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव।
एक पटियाला के राजा हो गए और दूसरे क्या होते थे, सर दिनकर राव हुआ करते थे। और फिर तीसरे जो व्यक्ति हुआ करते थे, तीसरे व्यक्ति का नाम हुआ करता था, यहीं लिखे दे रहे हैं, तीसरे व्यक्ति हुआ करते थे बनारस के राजा। तो दो राजा हुआ करते थे, एक बनारस के, एक पटियाला के, और एक हुआ करते थे व्यक्ति कौन, सर दिनकर राव, जो किस में शामिल हुए थे, विधान परिषद में। और विधान परिषद का मतलब है वायसराय, कार्यकारी सदस्य और अन्य सदस्य, तो विधान परिषद में शामिल हुए थे। ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल जैसे हम समझाते चले जा रहे हैं, आप लोगों को वैसे ही लिखते चले जाना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोगों की सदस्य संख्या 12, क्योंकि उन्होंने यहाँ 12 डिसाइड नहीं किया था कि 12 होंगे, नहीं, इन सबको मिलाकर टोटल हुए थे 12। वो कैसे हुए थे, 1 + 5 और 6 इसमें बना दिए थे। 6 में से आधे भारतीय होने चाहिए थे, तो 3 हो गए, है ना। तो जे तो 1 ज्यों का त्यों रहा, जे 5 ज्यों के त्यों रहे। यहाँ पर 6 आए, न्यूनतम जितना कम से कम हो सकता था उन्हें कम से कम किए, ताकि भारतीयों कितने आए, शामिल हो 3। अगर मान के चलो 10 करते तो कितने भारतीय बुलाने पड़ते, 5। अगर यहाँ 12 कर लेते तो कितने भारतीय बुलाने पड़ते, 6। इसलिए उन्हें कम से कम 6 था, तो 3 भारतीय नियुक्त कर लिए। तो 3 भारतीय, 3 अन्य सदस्य, 5 जे और 1 जे, तो आप लोगों के टोटल 12 सदस्य हो गए भारत की विधान परिषद में। और आपसे पूछा जाएगा अखिल भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 12 हुआ करती थी। इसके बाद आप लोगों को अगला पॉइंट ही नोट करना है इसमें, जिसमें लिखना है आप लोगों को, हाँ, हमने आपको बताया 1861 के अधिनियम के तहत भारत के वायसराय को क्या कर दिया गया था, शक्ति प्रदान की गई थी, किसके संबंध में, अध्यादेश जारी करने के संबंध में। लिखेंगे अगला, इसी अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत ही वायसराय को प्रांतों के, जो प्रांत बनेंगे, जो उनके क्षेत्र हुआ करते थे, प्रांतों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। परिवर्तन करने का मतलब 1861 के अधिनियम के तहत ही वायसराय को एक और शक्ति प्रदान की गई थी कि वो अपने प्रांतों के नाम में, जैसे बंबई की सीमा को क्या करना है, बंबई के नाम को बदलना है। उस समय बंबई प्रेसिडेंसी होती थी, बंबई प्रेसिडेंसी का नाम मान के चलो, उस समय पे तो महाराष्ट्र नहीं था, लेकिन अगर वो करना चाहते तो कौन करवा सकता था, वायसराय। उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाह सकते थे, यानी उसको बांटना है या उसमें और कुछ शामिल करना है तो कौन कर सकता था, वायसराय। उसकी सीमा परिवर्तित करनी है तो कौन कर सकता था, वायसराय। अभी भारत में भी किसी व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति है जो भारत के राज्यों के नाम, क्षेत्र, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा कौन व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही किसी राज्य के नाम में, सीमा में या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार कौन रखती है, संसद। तो किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की। आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति इतिहास में किसके समकक्ष था या कैसी शक्ति रखता था, वायसराय जैसी। भारत के राष्ट्रपति के पास आज वैसी ही शक्ति हैं जैसे उस समय पर किसके पास थी, वायसराय। अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहले किसके पास, वायसराय के पास। अब किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। प्रांतों में परिवर्तन करने का शक्ति किसके पास है, वायसराय के पास। अब किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो प्राचीन काल में भारत का राष्ट्रपति वायसराय जैसा हुआ करता था, या हम कहें प्राचीन काल का जो वायसराय है वैसे भारत का राष्ट्रपति है। और अभी जब से हम लोग आज़ाद हो गए तब से हम लोगों के भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाने लगी है, ब्रिटेन के राजा रानी से। पहले किससे की जाती थी, वायसराय से। अब किससे की जाने लगी, राजा रानी से। तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ा सा अंदर से अंडरस्टूड होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सुनते तो बहुत रहते हैं, उस चीज़ पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। जब तक हम लोग अपने मन से किसी चीज़ पर प्रोसेस नहीं करते हैं तो रिजल्ट नहीं निकलता है। हम दूसरे के रिजल्ट पे कितना भी काम करते रहें, वो रिजल्ट हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से चीज़ें सेट कर रखी हैं दिमाग में, वो हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ उसका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को खुद लिखना है, खुद समझना है, खुद चिंतन करना है, तभी जाके आप लोगों का कुछ भला हो पाएगा। तो इस अधिनियम के तहत वायसराय को प्रांतों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अच्छा, एक चीज़ और आती है, हमने आपको बताया था, पीछे मुड़ के देखें अगर आप लोग, तो 1726 में इस तरीके की कंडीशन हो रही थी। कैसी, कि शक्तियों का क्या हो रहा था, विकेंद्रीकरण। एक जगह भंडार हुआ करता था तो 3 जगह बांट दी थी। कहाँ, बंगाल में केंद्रीकरण, हाँ ठीक है, बंगाल, बम्बई और बंगाल, बम्बई और कौन सा, मद्रास। इन 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। तो और ये हुआ करता था आप लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसकी शक्तियों को बांट दिया गया था 1726 में। 1726
1773 में उल्टा देखने को मिला कि बंगाल, बम्बई और मद्रास, बंगाल, बम्बई और मद्रास की शक्तियां कहाँ जाने लगी? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाने लगी थी, बंगाल का गवर्नर के पास जाने लगी थी, ऐसे जा रहा था। तो ये कहला रहा था विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का क्या हो रहा था? बंटवारा, तो विकेंद्रीकरण था। 1773 से स्टार्टिंग हुई थी शक्तियों का केंद्रीकरण, कि किसी एक के पास केंद्र हो रही, सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशन वो है कि शक्तियां किसी एक के पास चली जा रही हैं, जैसे बंबई के से ज़्यादा बंगाल की, मद्रास की कुछ शक्तियां बंगाल वाले को दे दी। तो 1773 से तो क्या हुई थी? केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, और ये केंद्रीकरण 1853 तक क्या हो चुका था? चरम पर पहुंच चुका था, अपनी पीक लेवल तक, पीक तक पहुंच चुका था 1853 तक। 1753 से स्टार्ट हुआ 1773 से, और 1853 तक क्या हो गया? पीक पर पहुंच गया। 1853 के बाद 1857 की क्रांति हुई, 1858 में हैंडल करने के लिए जैसे ही 1861 आया तो उनने इसको क्या कर दिया? रिवर्स गियर में डाल दिया कि अब भाई चीज़ें कैसी होंगी? पुरानी जैसी। यानी पहले सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा था, 1853 तक हुआ, अब 1861 से क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक? 1935 तक। 1935 तक इसका विकेंद्रीकरण कंटिन्यू होता रहेगा। तो आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी ही है। कब तक रखनी है? दिमाग में हमेशा रखनी ही है। किस तरीके से? क्योंकि पुरानी चीज़ों को जब तक हम लोग दिमाग में नहीं रखेंगे, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना ठीक वैसे ही क्या हो जाता है? समस्या हो जाती है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि खाली डिब्बे में अगर कुछ रखना चाहें तो आवाज़ आएगी, यानी वो चीज़ें भड़बड़ाएंगी, लेकिन जब आपको पीछे से पीछे की सारी चीज़ें क्या हो जाएं? समझ में आती रहें, दिमाग में रहें, तो उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप लोग इसको लिखेंगे, इस एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की पुनः शुरुआत की गई, पुनः शुरुआत हुई, अर्थात प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति, प्रांतों को अपने लिए, यानी अपने प्रांत के लिए, अर्थात प्रांतों को नहीं लिखो, अर्थात गवर्नर को, जो प्रांतों के गवर्नर हो गए, अर्थात गवर्नरों को अपने प्रांतों में के लिए, अपने प्रांतों के लिए शक्ति, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा, हाँ, शक्ति प्रांतों के लिए, अपने प्रांतों के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, पुनः प्रदान की गई, क्योंकि एक बार और मिली थी इन्हें, पुनः प्रदान की गई। अब इस चीज़ को हम अभी बॉक्स में आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से सेट करवा दे रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीकरण होता है या विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, केंद्रीकरण होता है या विकेंद्रीकरण। तो आप लोग इतना नोट, इसको क्या स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे हम बढ़ें। शक्ति पुनः प्रदान की गई। इसके बाद अगला बिंदु आप लोगों को लिखना है, न सिर्फ प्रांतों के गवर्नरों को शक्ति प्रदान की गई, बल्कि कुछ जो अधिकारी हुआ करते थे, जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे के संबंध में अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो रेल मंत्री लेगा। ठीक है, अगर मान के चलो बैंकों के संबंध में कोई डिसीजन लेना है तो वो वाणिज्य मंत्री लेगा, या हम कहें आपसे शिक्षा के संबंध में कोई डिसीजन लेना है तो वो शिक्षा मंत्री लेगा, यानी शिक्षा मंत्री जो कुछ परिवर्तन चाहेगा वो अपने विभाग में करा सकता है। क्या ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना है तो हमें प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री उसमें परिवर्तन करे, या मान के चलो हमें खनिज से संबंधित कोई डिसीजन लेना है तो हम मुख्यमंत्री से डिसीजन नहीं, उस विभाग से संबंधित मंत्री ही उसका डिसीजन लेता है। इस प्रणाली को कहा जाता है पोर्टफोलियो प्रणाली। यानी 1861 के अधिनियम के तहत ही भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या की गई? शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है कि इसमें एक व्यक्ति एक या एक से अधिक विभागों का प्रमुख हो सकता है, हेड हो सकता है, मुखिया हो सकता है, और उस विभाग के लिए अंतिम निर्णय लेने का या अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी उसी व्यक्ति के पास होता है। इसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, इतिहास में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत 1861 से मानी जाती है। तो लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत
हुई। एक पोर्टफोलियो शिक्षा के संबंध में आप लोगों ने सुन रखा होगा, वो अलग पोर्टफोलियो है, ये वाली अलग है। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। और भारत की जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी, इसकी हम आपको बातें बता दें तो दो प्रमुख बातें थी। एक, व्यक्ति एक से अधिक विभागों का मुखिया हो सकता है, मुखिया हो सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। एक व्यक्ति एक से अधिक विभागों का मुखिया हो सकता था। दूसरा, उस विभाग का अंतिम निर्णय मुखिया ले सकता था, मुखिया ले सकता था। ब्रैकेट में लिख लेंगे, वायसराय के पास जाने की जरूरत नहीं थी, वायसराय के पास जाने की जरूरत नहीं थी। मतलब किसी भी काम को करना है तो अब लोग जो उसके लेवल के हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए वायसराय के पास आप लोग भागे पड़े हैं। ठीक, इसके बाद आप लोगों को लिखना है, इसको साफ कर रहे हैं हम, आप लोग इसको जल्दी से नोट करें। पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। साथ में लिखना है आप लोगों को, प्रांतों को शक्ति प्रदान कर दी गई थी कि वो अपने क्या कर सकते हैं, वो अपने विभागों के लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को लिखना है चलिए आगे बढ़े। तो हम आपको बता रहे थे कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हो गई। अगला आपको बिंदु लिखना है 1861 के अधिनियम के तहत ही, 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, या उच्च न्यायालय, 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और वो 3 हाई कोर्ट कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ उनकी प्रेसिडेंसियाँ होंगी वही वही हाई कोर्ट। पहला बम्बई, पहले बम्बई से पहले कोलकाता लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, कोलकाता, बम्बई, और तीसरा मद्रास, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। इन 3 जगह हाई कोर्ट की स्थापना की गई। अच्छा, वायसराय को और कौन सी शक्ति प्रदान की गई? इसमें सीधी बात है, वायसराय को ताकतवर बनाया जा रहा था, क्योंकि वायसराय ताकतवर बन जाता, भारत को पूरा कंट्रोल कौन कर लेता? वायसराय। पूरे भारत को कंट्रोल कर लेगा वायसराय, और वायसराय को कंट्रोल कर लेगी अंग्रेजी सरकार, तो पूरा भारत उसके कंट्रोल में रहेगा। लिख सकते हैं कि वायसराय को अपनी परिषद की कार्यवाही के लिए, परिषद की कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, कि उसकी परिषद की कार्यवाही किस तरीके से की जाएगी और वो अपने हिसाब से देख ले। अपनी परिषद की कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, 1861 के तहत ही वायसराय को अपनी परिषद की कार्यवाही के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे लिखेंगे, इसके बाद आप लोगों को इसमें और कुछ तो अभी बचता नहीं, हाँ इतना काफ़ी है। इसके बारे में आप लोगों को हम एक बार फिर से दोबारा से रिवीजन, क्योंकि हमने आप लोगों को वो वहाँ पर हम वो लिखवाने की सोच रहे थे जो हमने आपको अभी बताया ना, कि प्रांतों के गवर्नरों को क्या कर दी गई थी, वो शक्ति प्रदान कर दी गई थी। वो आप लोग वहाँ लिख चुके हैं तो अब लिखने की जरूरत है नहीं। तो 1861 के हमने आप लोगों को आज भारत परिषद अधिनियम बताया। 5 मिनट में हम इसको रिकॉल करते हैं, आप लोग उसके बाद पूरी चीज़ों को दिमाग में आराम से सेट कर पाएंगे।
1861 का जो अधिनियम था वो कैसे आया, क्यों आया, इसके पीछे के हमने रीजन बताया कि जब 1857 की क्या हुई, महान क्रांति हुई। 1857 की महान क्रांति हुई तो उसके बाद जब व्यवस्था सेट करने लगे, यानी कि सारी चीज़ों को सेट करने के उद्देश्य से 1858 का अधिनियम भेजा गया। 1858 के अधिनियम को लागू करने में समस्या बहुत हो रही थी, कई जगह लोग कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे या कई लोग साथ ही नहीं दे रहे थे। भारत के लिए तो व्यवस्था लागू की जा रही थी लेकिन भारत के लोग ही उसे पसंद नहीं कर रहे थे। तो राजा रानी को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमें भारत में अगर व्यवस्था लागू करनी है तो भारतीय लोगों का साथ लेना जरूरी है। बोले कैसे लेंगे, बोले अब कई बार जो अधिनियम जाएगा उसमें भारतीयों के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी। तो उनने इसी उद्देश्य से कि अधिनियम जाएगा और भारतीयों के लिए क्या कुछ ना कुछ प्रावधान कर दिए जाएंगे, इसी उद्देश्य से उन्हें 1861 में एक अधिनियम भेजा, एक 1892 में भेजा, एक 1909 में भेजा। यह तीनों अधिनियमों को भारत परिषद अधिनियम कहा गया। भारत परिषद अधिनियम क्यों कहा गया, क्योंकि 1858 में आप लोग भारत परिषद का गठन कर चुके थे। सबसे पहला पढ़ने की बात आती है तो हम लोग 1861 का, इन तीनों में से सबसे पहले किसका पढ़ेंगे, 1861 का पढ़ेंगे। 1861 का जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या चीज़ें आई वो बताएंगे। तो 1861 में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक एक बात को हम आप लोगों से क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहली बात है कि भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है, वो आर्टिकल 123 के तहत है। तो भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 के तहत। भारत के वायसराय को प्रांतों की सीमा में, नाम में, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत के वायसराय को अपने जो परिषद के निर्णय, अपने परिषद की कार्यवाही के जो कार्यवाही के संबंध में नियम कायदे कानून बनाने हैं उसके बारे में भी शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके बाद जो भारत का जो गवर्नर या वायसराय का है, भारत के वायसराय में जो पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, 4 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई थी, 5 कर दी गई थी। और कहा कि जो भारत का वायसराय है वो कुछ अतिरिक्त सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकता है। अतिरिक्त सदस्यों की, उन्होंने पूछा कि कितने सदस्यों की नियुक्ति हम कर दें, तो बताया गया कि आप कम से कम 6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, 12। तो भाई अगर 6 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे तो बोले आपको कम से कम 3 सदस्य भारतीय रखने होंगे। अगर आप 8 की करते हैं तो 4 रखने होंगे, 10 की करते हैं तो 10 की करेंगे तो आप 5 रखेंगे, और अगर 12 सदस्य नियुक्त करते हैं तो 6 भारतीय होने जरूरी है। तो बोले ऐसा जरूरी है, बोले हाँ, आप जितने सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, जितने अतिरिक्त सदस्य बनाएंगे, उसमें से आधे क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो उस समय वायसराय हुआ करते थे कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1862 में 6 अतिरिक्त सदस्य बनाए, 6 अतिरिक्त सदस्य बनाए और 6 अतिरिक्त सदस्य हो गए, एक कैनिंग खुद हो गया 7 और 5 हो गए उसके कार्यकारी सदस्य, तो 7 5 12, तो टोटल 12 सदस्यों की क्या बन गई, विधान परिषद। तो एक तो वायसराय अंग्रेज है, 5 उसके कार्यकारी सदस्य वो अंग्रेज हैं। जो 6 अतिरिक्त सदस्य हैं उसमें से आधे भारतीय होंगे, तो आधे 6 का आधा करेंगे तो कितने आएंगे, 3। और 3 भारतीय कौन कौन से हुआ करते थे, एक तो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और आपके सर दिनकर राव हुआ करते थे। तीनों लोग ही समझदार और पढ़े लिखे होंगे तभी उनको शामिल किया गया। तो तीनों लोगों को उन्होंने क्या कर लिया गया, शामिल किया। इन तीनों लोगों को या हम कहें अतिरिक्त सदस्यों को क्या कहा जाता था, तो विधान पार्षद कहा जाता था। विधान पार्षद क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनकी मदद किसके लिए की जाती थी, विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, व्यवस्था लागू करने के लिए, किस तरीके से चीजें सेट की जाएं उसके संबंध में सलाह लेने के लिए की जाती थी। लेकिन इनकी शक्तियां सीमित थीं। शक्तियां सीमित होने का मतलब है इनसे सिर्फ सलाह ली जाएगी। हम आपसे पूछे कि आपको क्या पढ़ना है और आप हमें बता दें तो वो आपकी हो गई सलाह। अब हमें क्या पढ़ाना चाहें, क्या नहीं पढ़ाना चाहते, वो हमारा क्या है, खुद का डिसीजन है। सेम क्या होता था, वायसराय की परिषद के इन अतिरिक्त सदस्यों की हुआ करता था कि इनसे सिर्फ और सिर्फ सलाह ली जाती थी और इनके निर्णयों को मानना वायसराय की परिषद के लिए बाध्य नहीं होता था। अगला हमने आपको बताया था कि 1861 के इसी के तहत, हाँ 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही क्या होगी, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है, इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति अब एक से अधिक विभागों का क्या बन सकता था, मुखिया बन सकता था, है ना। जैसे एक मंत्री एक से अधिक मंत्रालय देख सकता है ना, वैसे ही एक व्यक्ति एक से अधिक विभागों का मुखिया हो सकता था। अच्छा, एक से अधिक विभाग का मुखिया हो सकता था, साथ ही साथ उस विभाग के लिए अंतिम निर्णय वायसराय लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब वो व्यक्ति खुद ले सकता है, यानी अब वो मंत्री स्वयं डिसीजन लेगा, उसको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय पर वायसराय के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में 3 हाईकोर्ट खोले गए, एक कोलकाता में, एक बंबई में, एक मद्रास में। तीनों में न्यायाधीश रखे गए, तीनों में अदालतें बनाई गई। अब आपसे 3 कंडीशन ऐसी बनी है अब तक। एक तो आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा पूछा जाएगा आपसे विधि आयोग और तीसरा आपसे पूछा जाएगा हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1773 में, 1773 के अधिनियम के तहत। और कब की गई, 1774 में। विधि आयोग की गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1833। और कब किया गया, तो 1834, 1 साल बाद।
हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1861। और कब की गई? 1862। कहाँ की गई? कोलकाता, बंबई और मद्रास में। और ये तो हम आपको बता ही चुके कि भारत के वायसराय की परिषद की कार्यवाही के लिए नियम कायदे कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान कर दिया गया? वायसराय को प्रदान कर दिया गया। ये आप लोगों की व्यवस्था थी सारी की सारी किसके संबंध में? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में। आशा करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, या पूरे जो आप लोगों की सारी के सारे जो बिंदु हैं वो एकदम आप लोगों को ऐसे नॉर्मल से व्यवस्था सेट हो जाए कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहे। और इससे चीज़ें आप लोगों को जब आप आगे का पढ़ा करेंगे, जैसे 1861 का हम लोगों ने आज पढ़ा, अब हम लोग नेक्स्ट 1892 का पढ़ेंगे, 1909 का पढ़ेंगे। तो 1892 या 1909 का पढ़ने से पहले आप लोग 1861 का, 1858 का एक बार देख लें, या आप पीछे के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उनको भी पीछे वाले से देखें, क्योंकि पीछे जैसे होता ना कि एक चीज़ खत्म होने के बाद दूसरी चीज़ का पहुँचते हैं। आप लोगों ने वो गेम खेला होगा, छोटे से मोबाइल में सांप वाला गेम आता था। उसमें क्या होता था, जब हम एक लेवल की वो पूरी लाइन को भर देते थे, जो उसमें सर्कल आते थे उसको खा के उस पूरी लाइन को भर देते थे, तभी क्या होता था, अगली स्टेज स्टार्ट होती थी। यानी अगली स्टेज में जाने के लिए हमें पीछे की स्टेज को पूरी तरीके से फिल करना पड़ेगा। यानी 1861 से हम 1892 में जाएं, उसके पहले हमें 1861 का पूरा आना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, और आप इस भाई पूरे जो भी हमने आपको 8-10 बिंदु लिखवाए होंगे, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, इन 8-10 बिंदुओं के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं अलग बाहर नहीं जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पेपर से बाहर रहा हो या इसमें से नहीं आपका आए। चाहे आप कोई भी बड़ा पेपर उठा लें, चाहे छोटा पेपर उठा लें, आएंगे आपके यहीं से। 1861 के तहत ही भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये रेलवे का क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में जो 2018-19 के पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ था। और वायसराय को अपनी परिषद की तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को विधिवत बता दी गई हैं, और आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। और हम आप लोगों से बस एक ही हेल्प या मदद की आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करते रहा करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो चीज़ें अब तक कुछ लोगों के पास हैं वो और भी लोगों के पास पहुंचती रहेंगी। भाई आप अपने घर परिवार में कोई और पढ़ रहा हो जो 12वीं ही पास किया हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, तो उसको भी इन चीज़ों से जोड़ना सीखें, ताकि जब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक वो एक अच्छे जगह खड़ा हो जाए और बड़े पेपर और बड़ी तैयारी में बड़ा अधिकारी बन सके, है ना। तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वाले लोगों के साथ इस सबको थोड़ा सा लिंक करना सिखाएं, ताकि चीज़ें कम से कम हम पेपर में हमें मदद करे या ना करे वो अलग बात है, वो पेपर पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में इन चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन चीज़ों को दिमाग में नहीं रखेंगे तो हमें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के आसपास चल रहा होता है वो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है और वर्तमान को अच्छा बनाना है तो हमें अपने अतीत को जानना जरूरी है। तो जैसे ही हम उन 2023 तक पहुंचना है तो हमें 1861 से तो निकलना पड़ेगा, और जब निकलना पड़ेगा तो 1861 में क्या क्या होगा वो बताना पड़ेगा। 2023 में हम लोगों को जीना था, 2022 में जीना था, तभी तो हम 2020 और 21 का कोरोना देखे, है ना। तो कुछ तकलीफें जरूर होगी, लेकिन आगे का समय देखना है तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो आप लोगों को आगे की चीज़ें पढ़नी है तो पीछे की चीज़ों को पूरी तरीके से आप लोगों को तैयार रखना पड़ेगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में 1892 का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।